नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। न्यायालय के आदेश पर सोमवार को खाद्य अधिकारी संजय मिश्रा, तहसीलदार अजय हिंगे, पुलिस प्रशासन एवं नगरपालिका टीम चौकन्ना बालाजी के समीप बालूराम हुक्मी चंद गर्ग फर्म पर पहुंची और मिलावटी हल्दी, मिर्ची और मसाले जब्त कर नष्ट करवाए गए। खाद्य अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि जुलाई 2019 में बालूराम हुक्मी चंद फर्म के संचालक मोहित गर्ग के यहाँ छापामार कार्रवाई की गई थी। मोहित गर्ग द्वारा चौकन्ना बालाजी स्थित गोडाउन पर हल्दी, मिर्ची व मसाले पर कलर चढ़ाकर बड़े पैमाने में संग्रहित कर विक्रय किए जा रहे थे। जांच के लिए खाद्य विभाग द्वारा नमूने भी लिए गए थे। जांच में सभी नमूने अमानक एवं मिथ्या छाप पाए गए, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उपरोक्त फर्म संचालक पर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। कलेक्टर द्वारा उपरोक्त फर्म संचालक मोहित गर्ग पर रासुका की कार्रवाई भी की गई थी। 3 माह की रासुका काटने के पश्चात मोहित गर्ग द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की गई थी कि जिस गोडाउन को प्रशासन द्वारा सील किया गया है वह किराए का है और उसका किराया काफी महंगा पड़ रहा है, जिसके चलते गोडाउन खाली कर उसमें रखी सामग्री नष्ट कराई जाए। फर्म संचालक मोहित गोयल की उपस्थिति में खोली गई एवं उसमें रखी हल्दी, मिर्च एवं मसाले जब्त कर नगरपालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड में प्रशासन की उपस्थिति में नष्ट करवाए गए। 2019 में बालूराम हुक्मी चंद नामक जो फर्म है यहाँ पे छापा मारा गया था जिला प्रशासन के साथ में, और यहाँ पे हल्दी, मिर्ची और मसालों में कलर की मिलावट की जा रही थी और काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पे कारोबार चल रहा था बेसमेंट के अंदर, और जिसका खुलासा किया गया था। और इनके यहाँ से जो नमूने लिए गए थे, समस्त नमूने जो है असुरक्षित पाए गए, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे, और वो समस्त नमूनों की जांच प्रतिवेदन आने के बाद में इनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई थी 272, 273 और 420 में कैंट थाने में। फिर इसके बाद में इनकी गिरफ्तारी होकर रासुका की कार्रवाई जो है वो माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा की गई थी और इनको इंदौर सेंट्रल जेल भेजा गया था। ये अपनी पूरी सज़ा काटने के बाद में इनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक दंडाधिकारी जिला नीमच CJM कोर्ट में जो है इनका प्रकरण पेश कर दिया गया था। इनके द्वारा एक आवेदन लगाया गया था कि हमारा जो है ये किराए का गोडाउन है और इसका किराया लग रहा है और जो माल यहाँ पे रखा हुआ है वो सभी मिलावटी होने के कारण हम नष्ट कराना चाहते हैं। तो न्यायालय ने इससे स्वीकृति देकर और यहाँ पर एक दल का गठन किया गया, जिसमें तहसीलदार साहब, नगर पालिका की टीम, पुलिस बल और मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी की खाद्य कारोबारकर्ता की उपस्थिति में समस्त माल को जो है नष्ट करा दिया जाए। मशीनें और मटेरियल को जो है इनको दे दिया जाए, मशीनें वगैरह जो भी हैं इसके अंदर। और उसके बाद में आज जो है नगर पालिका की टीम के साथ में और यहाँ पे सारा माल ले जाके उसको विधि अनुसार ट्रेंचिंग ग्राउंड में नष्ट करेंगे। सर, आज नष्टीकरण के लिए क्या 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 चीज़ों का नष्टीकरण किया जाएगा? आज जितने भी ये मिलावटी हल्दी, मिर्ची, मसाले जो रखे हुए थे वो सारे नष्ट कराए जा रहे हैं आज, और उन सभी को जितना भी माल जो अंदर मौजूद है मिलावटी, उन सभी को नष्ट कराया जा रहा है। और जितने भी अनुपयोगी चीज़ें, बाकी जो मशीनरी से संबंधित पार्ट हैं वो इनको दे दिए जाए। सर, आज कुल कितनी जगहों पे कार्रवाई की गई, क्या है? आज कार्रवाई नहीं है, आज बस ये नष्टीकरण है। एक स्थान पे यहाँ है और एक सरला ऑयल्स पर भी उनके यहाँ से जो नमूने लिए गए थे और माल जब्त किया गया था, उसमें से कुछ नमूने उनके पास हो गए थे, वो माल छोड़ दिया गया था पहले, और जो माल अवमानक पाया गया है सब स्टैंडर्ड, उसका आज नष्टीकरण होगा। वो तेल के भी आज नष्टीकरण किए गए। नीमच जिला लेखक मंच की बैठक आज नीमच के नया बाजार स्थित आर्य समाज मंदिर पर आयोजित की गई। बैठक में मंच के सभी सदस्य मौजूद रहे। कोरोना के चलते हुई बैठक इस बार नियत तिथि से कुछ विलंब से आयोजित की गई। बैठक के दौरान सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से आगामी नवीन वर्ष में मंच के चुनाव संपन्न करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सभी सदस्यों के परिचय पत्र बनाने व मंच की आगामी कार्य योजना को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं अपने विचार सुझाव मंच के सदस्यों के सामने रखे। बैठक में बड़ी संख्या में मंच के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। आज 20 तारीख है, रविवार है, और जिला लेखक मंच की एक मीटिंग आहूत की गई है। कोरोना काल की वजह से मीटिंग लेट हो रही है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण निर्णय ये लिए गए हैं कि 2021 में नए चुनाव करवाए जाएं और लेखक मंच के लिए अपन क्या कर सकते हैं इस पर अपन को विचार करना चाहिए। पहला विचार तो ये है कि सभी सदस्यों को एक पहचान पत्र दिया जाए, ताकि वो ये मालूम हो सके कि ये लेखक भी हैं, नीमच में कोई लेखक संघ है। दूसरा ये है कि जो अभी भाई उपाध्याय जी ने कहा था, एक लिस्ट बनाई थी, उसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के
सब्जेक्ट दिए थे, उन सब्जेक्ट पर अपन जो मृत हैं या जो जिंदा हैं उनको सम्मानित करने के लिए एक लेख समेत उनको सम्मानित करना चाहिए, या उनकी जयंती पर या उनके किसी प्रकार के अवसर पर अपने को उनको सम्मान करना चाहिए। जैसे वेद प्रसाद वेदी यहाँ पर आए थे तो उनको सम्मानित करने के लिए लेखक मंच की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए था, और लेखक मंच के जो 20 सदस्य हैं वो मिलकर और उनको सम्मान देना था। तो ऐसा हमारा विचार है कि लेखक मंच को उत्कृष्ट करने के लिए या नीमच में स्थापना के लिए हमको जो भी कार्य करना है वो निश्चित रूप से करना है। MM जाधव। बैठक में कौन कौन मौजूद है? बैठक में कौन कौन मौजूद है? बैठक में श्री KK शर्मा है, रमेश मोरे है, डॉक्टर KK जैन, कटारे साहब है, डॉक्टर KK जैन है, हमारे गुणवंत जी हैं, हमारे उपाध्याय जी हैं, हमारे सर हैं क्या मनोज जी सोनी हैं। स्वदेशी जागरण मंच नीमच द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग करने की बात की गई। बैठक की शुरुआत में मां भारती, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके बैठक की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जिला संयोजक संजय कल्याणी व अन्य लोगों ने स्वदेशी जागरण मंच के महत्व को बताते हुए ऐसे तमाम कुटीर, लघु उद्योग और उनसे उत्पादित होने वाले उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग जनमानस के द्वारा किया जाए, ये सुनिश्चित करने और प्रचार प्रसार सदस्यों के द्वारा करने की बात कही गई। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के साथ साथ जैविक खाद इत्यादि का उपयोग भी किया जाए, ताकि लोगों को शुद्ध व नैसर्गिक चीज़ों के साथ साथ स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सकेगा। बैठक में जिला अध्यक्ष संजय कल्याणी के अलावा दशरथ जी, नवीन त्रिवेदी, कृष्ण कुमार सैनी, राजेश सांवलिया, हितेश पवन सैनी, रितेश कल्याणी, मनोज सैनी, मिथिलेश कल्याणी, अनिल जैन, शिवमंगल, रितेश नामदेव आदि स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शांति कुंज हरिद्वार गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा इस वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले कुंभ मेले में कोरोना के मद्देनजर लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा एक अभिनव पहल शुरू की गई। शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा एक किट दी जाएगी जिसमें देव स्थापना के साथ साथ गंगा जल दिया जाएगा, और इस गंगा जल का स्नान करते समय लोग प्रयोग करेंगे। इसके माध्यम से गायत्री शक्तिपीठ उन तमाम लोगों को कुंभ के पुण्य का लाभ दिलाना चाहता है जो कोरोना के चलते हरिद्वार कुंभ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। देखो, हरिद्वार में इस बार कुंभ जिस प्रकार से 12 वर्ष में लगता है, पर इस बार कोरोना के कारण लोग जा नहीं पाएंगे, और उसके कारण जो है शांति कुंज हरिद्वार गायत्री परिवार के द्वारा एक अभिनव योजना है। उसमें ये है कि हरिद्वार आपके द्वार, ऐसी एक हमारी योजना है कि लोग वहाँ ना जा पाए तो कोई बात नहीं, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब हरिद्वार आपके द्वार आ रहा है। उसमें शांति कुंज हरिद्वार का लक्ष्य है 10 लाख घरों में भारतवर्ष में जो है ये योजना पहुँचे। इसके अंतर्गत हमको 24 गांव दिए हैं। 24 गांव में एक गांव में 24 घर जो नए घर हों बिल्कुल, उनमें हमको जाना है, और एक किट वहाँ से आ रहा है, शांति कुंज हरिद्वार से किट आएगा। उस किट में एक गंगा जल होगा, देव स्थापना का एक चित्र होगा, कुंभ का क्या महत्व है इसके ऊपर एक छोटी पुस्तिका होगी। इस प्रकार का एक लिटरेचर शांति कुंज से यहाँ आएगा, और यही लिटरेचर हमको गांव-गांव में घर घर में पहुँचाना है, और लोगों का जो इसका महत्व बताना है कि उपासना साधना की जाए, और उसी गंगा जल जो वहाँ डुबकी ना लगा पाए, उसी गंगा जल को अपने जल में मिलाकर वही स्नान किया जाए। और ये योजना हमारी 14 जनवरी के बाद में प्रारंभ होगी। और भी इसमें कुछ नीमच में कुछ कब तक चलेगी? देखो, जिस प्रकार से कुंभ चलेगा अप्रैल तक, 14 जनवरी से अप्रैल तक जो कुंभ चलेगा उसके अंतर्गत ही हमारी ये योजना चलेगी। इसी में हमारे कार्यकर्ता भाई बहन गांव में जाएंगे, संपर्क करेंगे, और जनवरी से लगाकर अप्रैल तक के जिस प्रकार कुंभ का जो समय है उसी समय में हमारी ये योजना भी क्रियान्वित होगी। नीमच कृषि उपज मंडी में हम्माल के विरोध के बाद सोमवार से व्यापारी और हम्मालों ने निर्णय लिया है कि नीलामी ट्रैक्टर ट्रॉली के स्थान पर नीचे ढेर में होगी। हालांकि इस निर्णय से व्यापारी भी असंतुष्ट है और किसान भी। इसके पीछे दोनों की दलील है कि ऐसा करने से जहां एक और अतिरिक्त समय लगता है और नीलामी प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती है, इतना ही नहीं इसकी वजह से माल ढुलाई उठाई में अतिरिक्त व्यापारी और किसान दोनों पर इसका असर पड़ता है, साथ ही साथ उपज का भी नुकसान होता है।
लहसुन जैसी फसल बेवजह नीचे गिरने और लोगों के पांव में आने से टूट फूट जाती है, जिसका खामियाजा या तो किसान भुगतता है या व्यापारी। ट्रॉली में नीलामी होने से व्यापारी को माल सीधे गोदाम तक ले जाने व ढुलाई आदि की समस्याओं से निजात मिल जाती है और व्यापारी का काफ़ी समय बचता है। इतना ही नहीं, अतिरिक्त भार भी बच जाता है। यही हाल किसान के साथ है। घंटों लाइन में लगने के बाद जल्द तुलाई हो जाने से वह भी अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच जाता है, मगर जो निर्णय लिया गया है उससे दोनों ही काफी असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। किसान और व्यापारी चाहते हैं कि लहसुन और प्याज की नीलामी ट्रॉली में ही हो, ढेर के माध्यम से ना हो। लेके आया तो अभी जो लॉकडाउन के बाद से नीलामी हो रही थी वो ट्रैक्टर के अंदर हो रही थी और अब नीचे करने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस प्रकार से नीलामी? नहीं, नीचे मतलब छोटा ढेर होगा तो नीचे सही होगा, बाकी बड़ा ढेर होगा ट्राली में होगा तो वो सही रहेगा। तो अभी जब देखा जाता है कि नीचे ढेर होता है, कहीं ना कहीं कुछ माल में भी गड़बड़ी हो जाती है, लाल नीलामी में उतर रहता है, तो आप क्या चाहते हैं नीलामी होनी चाहिए? नीलामी वैसे इसमें सही है, जैसे ट्राली में सही है। ट्राली में सही है। हाँ, कोई पहले समस्या आ रही थी, तोड़ फोड़ हो रहा था, चूरा हो रहा था, अब बढ़िया माल बिक रहा है। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? हम रंबावली से। तो क्या आप ट्रैक्टर में जो माल बिक रहा है उस चीज़ से आप लोग संतुष्ट है? संतुष्ट है, उसमें बिकना चाहिए। हाँ बिकना चाहिए। छोटा ढेर हो वो डायरेक्ट बेच दो, 2 4 5 बोरी को हो वो डायरेक्ट बेच दो। क्या नाम है? माल बिके नहीं है, जैसे ही नुकसान कर दिया छिले के, तो इसका पैसा कौन देगा? व्यापारी देगा, कौन देगा? तो ये व्यवस्था अच्छी है कि ट्रॉली के अंदर जो माल रख के बिक रहा है वो अच्छा है? तो हमारा तो बिका ही नहीं माल, क्या अब क्या है? अरे बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? कैसे बिकना चाहिए? ट्राली में बिकना चाहिए ये। ट्राली में बिकना चाहिए। आपका ये कहना है? हाँ। ठीक, क्या नाम है? बंसीलाल पाटीदार। कहाँ से आए हो? गोवाल तालाब। हमारा देखो काश्तकार जो खुद का जो साधन है वो ट्रैक्टर खुद का लेके आता है, उसमें तो काश्तकार को कोई नुकसान नहीं है और जल्दी से काम हो जाता है, फ्री हो जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं। और कुछ समस्या ये लोग बता रहे हैं कि साहब वहाँ पे गोदाम पे ले जाने के बाद में व्यापारी लोग भाव कम करते हैं, ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। काश्तकार के हित की बात कही है, बिल्कुल राइट। और जो भाव यहाँ मंडी में हुआ है, जो तय हुआ है, वो काश्तकार को वहाँ मिलना चाहिए। ये मैं राजस्थान से आया हूँ, निम्बाड़ा तहसील छोटा सा गांव है हमारा, टाटरमाला, अम्बालाल मेनरिया ब्राह्मण हूँ। अभी तक जो कोरोना के बाद से नीलामी ट्रैक्टर के अंदर हुई जी, और अब नीचे करने की बात कर रहे हैं, तो आप लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार की नीलामी चलनी चाहिए? नहीं देखो, एक्चुअल में इसमें कोई नुकसान नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, नुकसान नहीं। काम भी जल्दी हो रहा है। हाँ, और काम जल्दी हो रहा है, काश्तकार फ्री हो रहा है। कुछ भी नहीं लग रहा है आपका? तो कहीं ना कहीं आप लोग संतुष्ट है इस चीज़ से? हम तो संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। आपका नाम? नीचे होती है उनसे संतुष्ट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ के यहाँ तुल जाता है और इसके बाद में अभी यहाँ लाता नहीं, यहाँ से पची ये भाड़ा करना पड़ता है, वहाँ जाता है वहाँ भी इम्मा लगता है, यहाँ भी इम्मा लगता है, डबल ट्रिपल हमारी पैसों लगी रही हो, इसके बाद में बहुत दिक्कत आती है हमारी। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जहाँ ढेर की ढेर पे तुला, जो पहले तुलाता था वो चाहिए हमें। कहाँ से आए आप? हम हैं हनुमंती, पंचायत समाना, पोस्ट तिलाव, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। नीमच शहर के स्कीम नंबर 34 के रहवासियों ने आज संजीवनी नाले में जलकुंभी के कारण फैल रही गंदगी और बदबू के साथ साथ कॉलोनी क्षेत्र में व्याप्त व्यवस्थाओं को लेकर अपना रोष प्रकट किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बीते कई महीनों से क्षेत्र में व्याप्त गंदगी, कीचड़, सड़कों की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर नगरपालिका के जिम्मेदारों को अवगत कराया, मगर अब तक इन अव्यवस्थाओं को लेकर कोई सुधार नहीं हुआ है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि स्कीम नंबर 34 क्षेत्र में आए दिन संजीवनी नाले के किनारे बसे होने के कारण जहरीले जानवर निकलते हैं, जो कि कॉलोनी के घरों में आकर घुस जाते हैं, जिससे हमेशा जान के जोखिम का खतरा बना रहता है। दूसरे इलाकों में नाले के नज़दीक दीवार बना दी गई है, मगर 34 नंबर के पास इस तरह की कोई दीवार नहीं बनाई गई है। स्कीम नंबर 34 वासियों का कहना है कि नगरपालिका के जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसके निदान के लिए ठोस प्रयास जल्द से जल्द करें, वरना आगामी चुनाव में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। हम सभी जो आप हमको देख रहे हैं, हम स्कीम नंबर 34 के निवासी हैं और ये जो संजीवनी नाला जो आप देख रहे हैं, आपको इसमें भरपूर जलकुंभी दिखाई दे रही होगी, जिसकी वजह से बहुत बदबू भी जो है अब तो घरों के अंदर भी आने लगी है। पूर्व में भी हम जो है इसकी सूचना CMO सर को भी दे चुके हैं और कलेक्ट्रेट में भी दे चुके हैं, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो एक हमारे से वादा किया गया था कि यहाँ पर जो है एक वॉल बनाई जाएगी, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा सुनने में भी आया कि यहाँ का जो है वो नाप वगैरह सब लेकर के गए हैं, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सिचुएशन पहले से भी बदतर हो चुकी है। मेरी बस
स्कीम नंबर 34 के निवासी होने के नाते बस कलेक्टर साहब से एक ही विनती है कि एक बार या तो वो विज़िट इधर करके देखें और 2-3 घंटे यहाँ पे व्यतीत करके देखें, तो उन्हें ये पता पड़ जाएगा कि क्या ऐसे माहौल में रहना संभव है क्या। जो बदबू हम बर्दाश्त करें, इस बदबू के कारण जो इस गंदगी का कारण मच्छर मक्खियाँ जो है उसकी वजह से जो है बीमारियाँ फैल रही है। इम्पॉर्टेंट थिंग कि हर घर में एक हमारा छोटा बच्चा है और सांप, बड़े बड़े सांप निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मामूली बात है। तो ये सूचना एक बार नहीं, हमारे इस तरह से इंटरव्यू भी हम कई बार दे चुके हैं, लेकिन रिज़ल्ट नील बटा नील। तो हमें बस ये जानकारी चाहिए कि क्या हमारी इस समस्या का समाधान कभी होगा या कॉलोनी काटना ही बस उनका एक उद्देश्य था। कहीं ना कहीं अभी पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, जिसकी वजह से सभी वैक्सीन वगैरह नहीं बनी है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? कोरोना वैक्सीन का जो भारत जो एफर्ट डाल रहा है वो एक सराहनीय एफर्ट है। हम दूसरे देशों की तरफ ना देखें, जो हमारी सरकार कर रही है और दूसरे देशों के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर कोविड का जो है रेट ऑफ डेथ जो है वो आप बहुत कम देखेंगे इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज़। तो फिर भी जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये गंदगी भी उसका एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि जनरल पब्लिक को ये समझ में नहीं आता है कि उसे फ्लू हुआ है या ये कोविड का सिम्टम है। तो फ्लू के भी वही सिम्टम दिखाई देते हैं और ऐसे एरिया में रहने वालों को ऐसा फ्लू वगैरह होना कोई मामूली बात है। तो अगेन पॉइंट वहीं पे आ जाता है कि ये सफाई गहरीकरण का भी काम चालू हुआ था, लेकिन बीच में उसे रुकवा दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि नगर पालिका ने बस कर वसूलने के लिए ये कॉलोनी बनाई है, लेकिन इस कॉलोनी की विकास के लिए नगर पालिका ने कभी कोई सिंगल स्टेप उठाया हो मुझे नहीं लगता। कई बार संबंधित जो अधिकारी हैं उन लोगों के अलावा जो हो यहाँ के अध्यक्ष महोदय जो है, जनप्रतिनिधि जो है, उनसे भी हमने बारिश के सीज़न में उनको खुद को बुला करके सिचुएशन दिखाया है, बट उसके बावजूद भी जो है रिजल्ट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। कहीं पूरी नगर पालिका की लापरवाही, कहीं ना कहीं नहीं, 110% नगर पालिका ही तो रेस्पॉन्सिबल है। टैक्स के लिए अगर 2 दिन बिजली का बिल लेट हो जाए तो बिजली कट जाएगी, ठीक है। पानी का बिल जमा नहीं कराओ तो कनेक्शन कट जाएगा। फर्स्ट थिंग तो इस साइड में पानी के कनेक्शन अभी दिए ही नहीं गए हैं। तो जब हम सारे टैक्सेस दे रहे हैं और दूसरे लोगों से ज़्यादा टैक्सेस हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी फैसिलिटी तो हमें कुछ भी नहीं मिल रही है। स्कीम नंबर 34 के सारे निवासी परेशान हैं आज की तारीख में। जो नाला है हमारे सामने, इसमें जलकुंभी के नाम पर नगर पालिका परिषद में 5 लाख रुपए राज्य शासन से आए थे। उन 5 लाख रुपए को नगर पालिका ने दूसरी मद में खर्च कर दिए और जलकुंभी वहाँ के वहीं हैं। यहाँ सांप बिच्छू निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान होते हैं। तो कई मकानों में सांप बिच्छू आए दिन आते जाते रहते हैं और पीछे हमारे चौधरी रहते हैं, इनके मकान में भी सांप घुसा और इनको काट खाया। और किस तरीके से? और लाइटें बंद रहती है, जैसे पीछे बगीचा है, इसमें पूरी लाइटें 4 दिन से बंद पड़ी है। लाइट की सुविधा नहीं है और रोड भी बिल्कुल बदतर हो रहे हैं, रोड भी खस्ता हाल हो रहे हैं। कोई ध्यान देने वाले नहीं, नगर पालिका सिर्फ कर वसूलती है और यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ से बदबू आती है जलकुंभी में से, आए दिन सांप बिच्छू निकलते रहते हैं। तो हमारी ये मांग है कि यहाँ एक तो दीवार बना दी जाए, बाउंड्री वॉल, और दूसरी बात है कि जलकुंभी साफ करवा दी जाए तो यहाँ की जो लोग रहते हैं इन सबको आसान हो जाए। आपने इसके बारे में सीएमओ साहब से शिकायत कर चुका हूँ मैं 2 बार, और पहले भी सीएमओ साहब को यहाँ लेके आए थे हम लोग, नए सीएमओ राय साहब आए इनको, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। नीमच शहर में नगर पालिका द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। तमाम परेशानियों के बाद अब ये शुरू हुए अभियान से लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते कुछ महीनों में शहर में आवारा कुत्तों की संख्या बेतरतीब तरीके से बढ़ती जा रही थी। सबसे गंभीर बात यह थी कि इन आवारा कुत्तों के द्वारा आए दिन बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को राह चलते अपना शिकार बनाया जा रहा था। डॉग बाइट्स के मामले जिस तरह से जिला चिकित्सालय और अस्पतालों में आ रहे थे, उससे लोग काफ़ी भयभीत नजर आ रहे थे। मगर नगर पालिका की इस मुहिम के शुरू होने से उन तमाम लोगों के लिए राहत होगी जो शहर में टहलने, घूमने या बाजार में जाने से पहले इस बात को दिमाग में बिठाए रहते हैं कि कहीं कोई आवारा कुत्ता उन्हें काट ना ले। नीमच नगर पालिका ने आज शहर के प्रमुख बाजारों में आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम शुरू किया और अब ये मुहिम आगे भी सतत जारी रहेगी।
उम्मीद जताई जा रही है कि चंद दिनों में नीमच शहर से आवारा कुत्तों की फौज नदारद दिखाई देगी और लोगों को अब कुत्तों के आतंक से भयभीत नहीं होना पड़ेगा। नीमच शहर के प्रमुख मार्ग टैगोर मार्ग पर कुछ वर्ष पूर्व पार्किंग स्थल पर पूरा बाजार लगा हुआ रहता था। नगर पालिका ने सौंदर्यीकरण के मद्देनजर गुमटियों को हटाकर मार्केट के पीछे के जैसे पार्क में शिफ्ट कर दिया था, मगर अब वहां रखी हुई गुमटियां बंद पड़ी है। केवल औपचारिकता के लिए गुमटियां वहां रख दी गई है। अब बाजार पूरी तरह से बंद रहता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिन गुमटियों को वहां से शिफ्ट करके जेसीसी पार्क पर भेजा वह बंद क्यों है। वहीं पूर्व वाले स्थान टैगोर मार्ग पर अब धीरे धीरे दुकानें सजना शुरू हो गई है। हालात अब ऐसे हो चले हैं कि आने वाले दिनों में पहले की तरह ही वहां बाजार बन जाएगा। मामले पर विपक्षी दल का भी कहना है कि नगरपालिका ने जिस उद्देश्य से ये काम किए वह सार्थक नहीं हो रहे हैं। गरीबों को वहां से हटाया लेकिन उनको पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं किया। अभी नगर पालिका की पूर्व परिषद काल में किस तरह से भाजपा शासित नगर पालिका के अंदर गुमटियों का खेल हुआ। गरीबों की गुमटियाँ उठाकर भाजपा के लोगों की गुमटियाँ रख दी गई। भाजपा गरीबों को उठा दिया गया। चाहे आप फवाद चौक की स्थिति देख लो, कमल चौक की स्थिति देख लो, यहाँ से गुमटियाँ हटा दी गई और इनको अन्यत्र जगह बसाया गया, लेकिन पूरी सुविधा नहीं दी गई। इसके कारण वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी आज भी जी नहीं पा रहे हैं। उनको इधर उधर अपने ठेले लगाने पड़ रहे हैं। कमल चौक से गुमटियाँ तो हटा दी, लेकिन आज भी वहाँ पर गुमटियाँ लगी हुई है। कारण ये है कि उनको सही तरह सुविधा नहीं दी गई। भाजपा के लोगों ने गुमटियों का खेल करा है। पूरी परिषद के अंदर 5 साल के अंदर का अगर खेल हुआ है तो सिर्फ गुमटियों का खेल हुआ है। आप चाहे बस स्टैंड पे चल जाओ, चाहे आप कमल चौक पे चल जाओ, चाहे कहीं पे भी चल जाओ, गरीबों की गुमटियाँ उठ चुकी थी। सिर्फ भाजपा के लोगों को गुमटियों का संरक्षण दिया गया। इस कारण आने वाले चुनाव में नगर पालिका के अंदर गरीब जनता भी भाजपा के लोगों को हटाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारत सरकार के द्वारा नए गैस सिलेंडर छोटू की शुरुआत कर दी गई है, जिसकी उपलब्धता अब नीमच शहर में भी हो गई है। कई लोगों ने इसे लेना भी शुरू कर दिया है। दरअसल इस सिलेंडर को लॉन्च करने के पीछे का उद्देश्य ये रहा कि सिलेंडर काफ़ी छोटा है और 5 किलो इसमें गैस आती है। ये उन लोगों के लिए लाभदायी है जो कहीं बाहर है, अकेले जीवन यापन कर रहे हैं या स्टूडेंट है, जो पढ़ाई के लिए कहीं रूम लेकर किराए से रह रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो कि आपातकालीन गैस की सुविधा चाहते हैं, जिनके पास कनेक्शन नहीं है, उन तमाम लोगों को ये सिलेंडर बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के उपलब्ध कराया जाता है। सिलेंडर के लॉन्च होने के बाद सिंगल पर्सन और छात्रों के लिए ये राहत भरा होगा और उन्हें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स देखकर कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं होगी। श्याम गैस एजेंसी के श्याम नरेली ने जानकारी देते हुए बताया कि सिलेंडर के आ जाने से काफ़ी राहत ऐसे लोगों को होगी जो कम गैस का यूज़ करते हैं और इक्का दुक्का लोग ही रहते हैं। वे लोग जो कहीं यात्रा करते हैं या छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं। भारत सरकार ने आम जनता के लिए गैस कनेक्शन और लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है छोटू कनेक्शन। वो 5 किलो का नीले रंग का एक सिलेंडर है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ विद्यार्थी लोग हैं या टूरिस्ट वाले जो होते हैं कामगार, जिनका ये काम है, टूरिस्ट है, सेल्समैन है, या कोई स्टूडेंट है या सिंगल मैन है, बैचलर है स्टूडेंट, वो अपनी सर्विस में इधर आ रहे हैं और उनको कोई पूरा रिकॉर्ड उनके पास होता नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। जो डोमेस्टिक कनेक्शन जो पूर्व में प्रचलित है उनके लिए एक प्रक्रिया है और उनके डॉक्यूमेंट बहुत लगते हैं। और ये क्या है कि बिना डॉक्यूमेंट बिना किसी प्रोसेस के तत्काल उपलब्ध है। इसका नाम रखा है छोटू सिलेंडर। तो बड़ा सिलेंडर जो नीले रंग का आता है वो कमर्शियल उपयोग में होता है और छोटा जो छोटू सिलेंडर है ये भी कमर्शियल भी उपयोग में कर सकता है। छोटी छोटी लारी है, ठेला है, जलेबी समोसे बनाने वाले हैं, छोटे दुकानदार है, कैंटीन है, हॉस्टल है, इन लोगों के लिए ये उपलब्ध है और इसमें कोई किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है और उसको आसानी से कहीं से भी भराया जा सकता है ऑल ओवर इंडिया। ये सिलेंडर कब लॉन्च हुआ, इसकी क्या प्राइस? ये अभी लॉन्च किया है भारत सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया है और अभी सब जगह नीमच में सब जगह उपलब्ध है। क्या प्राइस है इसकी? प्राइस है, इसका डिपॉजिट सिलेंडर जो है सिलेंडर का वो 800 रुपया है और रिफिल के प्राइस 440 रुपया है। किसी भी गैस एजेंसी से ले सकते हैं, किसी भी शहर में भरा सकते हैं तत्काल। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश के बाद खनिज विभाग ने जिले के ग्राम गोगरपुर में अवैध उत्खनन पर की कार्रवाई। ग्राम गोगरपुर में अवैध रूप से उत्खनन कर रहे शैल पत्थर पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो शैल पत्थर से भरी थी जब्त की गई। एक ट्रॉली पत्थर भरी हुई व 3 कोड़े वाले मशीन जब्त की गई है। मौके पर लगभग 5 ट्रॉली पत्थर खुदा हुआ पड़ा है, जिसको भी जब्त करने की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाएगी। आपको बता दें कि जिले में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन माफिया के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इससे पूर्व गोगरपुरा के पास के गांव कनघट्टी में स्लेट पेंसिल खदानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की थी। मंदसौर जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया जिला पंचायतों के प्रवास पर निकले। इस बीच पीपलिया मंडी भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और मुलाकात की। वहीं जिला अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार नगर आगमन पर भाजपा के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर अटोलिया का स्वागत किया। इस दौरान चुनाव में पार्षद सहित नगर अध्यक्षों के दावेदार अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष की अगवानी करने पहुंचे और चर्चा की। यहां जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर क्षेत्र के बारे में जाना। कार्यकर्ताओं से मिलना सामान्य चर्चा के लिए प्रवास बना है। पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, मल्हारगढ़ तीनों स्थानों पर आज कार्यकर्ताओं से सामान्य भेंट चर्चा है, मिलना जुलना करेंगे। यही कहीं ना कहीं चुनावी गर्माहट भी बढ़ गई है। किस तरह से पार्टी किस तरह का कैंडिडेट ढूंढना चाहेंगे, पसंद करेगी, क्या इसके ऊपर क्या रणनीति रहेगी आपकी? चुनाव में तो भाजपा, अगर चुनाव आयोग कल घोषणा कर दे कि 8 दिन बाद चुनाव है, तो भाजपा का संगठन तैयार है। किस तरह का आपकी बार कैंडिडेट चुनना पसंद करेगी, किस तरह का भारतीय जनता पार्टी निकाल के लाएगी चेहरा? कैंडिडेट तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो जीतता है, जो संगठन के हित में बात करता है, संगठन को साथ लेगा, सेवा भाव है, जो जीतेगा उसको जो। और हम तो कमल के फूल के लिए काम करते हैं। अब व्यक्ति कौन आएगा, क्या है, ये पार्टी तय करेगी, संगठन तय करेगा। SBCN के लिए पीपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र के बोतलगंज में हुए अंधे कत्ल का पीपलिया मंडी पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। युवक की हत्या की वजह रुपए का लेन देन होना बताया गया। पूरे मामले का खुलासा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से किया। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल विगत 12 दिसंबर शनिवार को पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र के गांव बोतलगंज में एक युवक की कुएं में लाश मिली। मृतक युवक की पहचान शोएब पिता अनवर न्यारगर के रूप में हुई। एक दिन पहले ही युवक की गुमशुदगी परिजनों ने पीपलिया मंडी थाने में दर्ज करवाई थी। युवक के शरीर पर चाकुओं के निशान दिखने के बाद प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस तफ्तीश और मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस मामले के खुलासे के करीब पहुंची, जिसमें पाया गया कि मृतक युवक को 2 अन्य युवक मोटरसाइकिल पर बिठाकर खेत पर जाने की कहकर लेकर गए थे, जिसके बाद से मृतक घर नहीं लौटा। जानकारी अनुसार दोनों युवकों ने मृतक पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश को कुएं में फेंककर मौके से फरार हो गए। हत्यारे दोनों युवक नाबालिग हैं। मौके से बदमाश मृतक के पास रखे मोबाइल फोन और नकदी भी अपने साथ ले गए। यहां से बदमाश मोटरसाइकिल से मुल्तानपुरा भाग निकले, जहां अपने दोस्त फिरोज देवासिया से मुलाकात कर घटनाक्रम की जानकारी दी। फिरोज ने दोनों की मदद की। पुलिस ने आरोपी दोनों युवकों सहित सहयोगी फिरोज देवासिया को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने हत्या करना कबूला। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित चाकू, नकदी और कपड़े जब्त किए। पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ में जुटी है। किस तरह से ट्रेस किया है? ये 10 तारीख के 8:30 बजे करीबन शोएब न्यारगर जो अपने घर से चला गया था, उसकी रिपोर्ट 11 तारीख को दर्ज हुई थी, जिसमें 12 तारीख को उसकी सुल्तान पीपी के कुएं में लाश मिली थी। उस पर तत्काल शारीरिक स्थिति को देखते हुए 302(201) का प्रकरण कायम किया गया था। उसकी इन्वेस्टिगेशन में सारे पहलू को रखते हुए हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसमें कम से कम 20 से 22 लोगों से पूछताछ की। लगातार पूछताछ करने के बाद जो एंगल मिला है वो मोबाइल के पैसे को लेके विवाद हुआ। उसको मृतक को घर से बुला के ले गए थे और उसको खेत पे जाने का बोल के रास्ते में चाकू से गोद के उसकी हत्या कर दी थी और दूसरे के कुएं में ले जाके डाल दिया था। ये जो आरोपी है ये अभी नाबालिग है और पूर्व में अप्रैल में भी 307 में गिरफ्तार हुए थे। उस टाइम पे ये 2 भाई और पिता भी गिरफ्तार हुआ था और इनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है और ये एक ही गांव के रहने वाले हैं और मोबाइल के जो बेचा था उसके पैसे के लेके विवाद था इनके बीच में 5000 का। जो घटनास्थल
जिस तरह से वो जहाँ मारा था और जहाँ फेंका गया था, जिससे मृतक के कपड़े भी घिसने के कारण उतर गए थे, उससे जहाँ तक पुलिस की विवेचना अनैतिक देह व्यापार को संबंध में चल रही थी, पर जब मुखबिर द्वारा क्लियर किया गया कि ऐसा नहीं है, वो पैसों को लेन देन के लेके मारा है, जब मुखबिर ने परफेक्ट सूचना दी कि उन्होंने कहाँ कौन से तालाब में गाड़ी धोई, कपड़े धोए और उसकी किसने मदद करी, उस आधार पे हमने उसको पकड़ा और पूछताछ की तो उसने सारे कबूल कर लिए अपराध। गिरफ्तारी अभी 2 विधि विरुद्ध बालकों की साथ में एक फिरोज है, उनको सहयोग किया है। उनके जो रक्त रंजित कपड़े हैं वो फिकवा के उसने अपने पास से उनको कपड़े उपलब्ध कराए थे, तो उसको भी 216 में आरोपी बनाया गया है। इनसे मोटरसाइकिल घटना में जो प्रयुक्त जब्त की गई, 2 मोबाइल जब्त किए गए, 2600 जब्त किए गए और एक धारदार चाकू जब्त किया गया। मामला में कितने लोग? 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। फरार कितने सर? अभी फरार फिरोज से पूछताछ करने के बाद अगर आगे लिंक मिलती है तो और आरोपी इसमें जुड़ना संभव है। कि जो व्यक्ति है जिसने मर्डर किया है यह इसी गांव का रहने वाला है, उसने नाम भी उनके नाम बताया, लेकिन नाम उसको डाउटफुल था कि घर के नाम से जानता था। इनके द्वारा रात में ले जाकर के इसको मार करके कुएं में फेंका गया और उसने एक हिंट और दिया कि यह व्यक्ति कुछ दिन पहले ही एक 3-7 के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। थाने के रिकॉर्ड से हमने देखा तो ये पाया कि 6 अप्रैल को एक मुकदमा कायम हुआ था। इसमें जो आरोपी है, आरोपी दोनों नाबालिग हैं, इसलिए नाम लेना उनको उचित नहीं है। इस आरोपी के भाई ने अपने भाई और पिता के साथ मिलकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे ही चाकू से प्रहार किया था। दोनों घटना की जो मॉडल ऑफ ऑपरेंडी है, चाकू मारने का तरीका सेम था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।